कश्मीर लाइव के आज के इस खास शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हुकूमत की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हम किस ताल्लुक से बात कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिन कबल ये खबर आई है और इस वक्त भी चर्चा में ही है कि जो चाइना में कोविड का नया वेरिएंट सामने आया, वहां तो अच्छे खासे केसेस हमें देखने को मिले, लेकिन इंडिया में हाल ही में 4 केसेस ऐसे डिटेक्ट किए गए। और ये जो नया वेरिएंट है, BF.7 के नाम से, किस कदर खतरनाक है। और अगर हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, तो क्या हमें एहतियात बरतने की भी जरूरत नहीं। इस ताल्लुक से तफसीलन हम आज के इस शुमारे में बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, हेड कम्युनिटी मेडिसिन, GMC श्रीनगर। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सबसे सबसे पहला और बुनियादी सवाल हमारा यही होगा कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। क्या हमें एहतियात बरतने की भी जरूरत नहीं? अगर हाँ, तो जिस तरह से हम पहले एहतियात किया करते थे, क्या वैसे ही हमें कंटिन्यू करना होगा? देखिए, इस वक्त जो प्रॉब्लम्स इस वक्त नजर आ रही हैं कोविड के बारे में, तो दुनिया के कुछ ममालिक में केसेस का तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। खासतौर पर अगर हम नजदीकी नजर डालें तो चाइना में कुछ केसेस देखे गए कि काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद US में केसेस बढ़ रहे हैं, फ्रांस में बढ़ रहे हैं, ब्राजील में बढ़ रहे हैं। तो दुनिया के कुछ ममालिक में केसेस की जो नंबर है वो काफी बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। और कहीं कहीं पे अब उसका जो ग्राफ है वो अब नीचे की तरफ भी आ रहा है। अगर हम चाइना में भी नजर डालें तो वहां पे कई इलाकों में है उनमें जहां पीक आ चुकी है, और अब केसेस वहां भी बतदरीज कम हो रहे हैं, एक्सेप्ट एक प्रोविंस के, वो बाकी हुआ कम हो रहा है। अगर हम मुल्क की बात करें तो अगर हम केसेस का लोड देखें तो जो सबसे ज्यादा केसेस हमें पिछले इसी साल आए थे, वो अगस्त में आए थे, जहाँ पे औसतन हमारे यहाँ कुछ 20 22 हजार 23 हजार के आसपास डेली केसेस आ रहे थे। और बतदरीज इनमें कमी वाक़ा हो रही है। और अगर हम आज के डेट में नजर डालें तो कल टोटल केसेस जो पूरी मुल्क में आए थे वो सिर्फ 185 केस आए थे, टोटल केसेस जो रिपोर्ट हुए थे। और अगर हम 7 दिन का एवरेज देखें तो 153 एवरेज बनता है पूरे मुल्क में। आप खुद देख सकते हैं कि जो कहीं महीनों पहले हमारे यहाँ 20 25 20 23 हजार केसेस होते हैं, और बतदरीज उसमें कमी आ गई है। बट यह है कि अब जबकि देखा गया कि नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो लोगों में भी अब वो थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट एक गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइन आई है कि हमें मोहतात रहने की जरूरत है। तो इस लिहाज से नेशनल लेवल पे भी कल एक मीटिंग हुई हेल्थ मिनिस्टर की, फिर आज भी मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हेल्थ फंक्शनरीज के साथ, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स के साथ। सो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक अलर्ट सा जारी कर दिया गया कि लोगों में जो इस वक्त कंप्लीसेंसी है कि शायद कोविड अब केसेस नहीं आ रहे हैं और कोविड खत्म हो गया, तो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। जैसे हमने देखा कि कई वेव्स मुल्क में आए, और अगर हम J&K की बात करें यहाँ पे भी कई वेव्स हमने देखी। बट एज ऑफ ना जो इस वक्त सूरत हाल है उस लिहाज से अभी ऐसी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वजह यह है कि मुल्क में अभी ऐसी कोई सूरत हाल अलर्ट सिस्टम नहीं बताया गया कि जिसमें जो हमने एहतियाती तदाबीर पहले कहे थे, जिसमें खासतौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लॉकडाउन हुए, तो वैसी कोई सूरत हाल नहीं है। बट अगर पर्सनल लेवल पे हम चाहते हैं कि हम इस आगे जाने आने वाले जो सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ गई है, तो खुद को हम बचाव करने की जो कोशिश है, जिसमें खास तौर पर मास्क लगाना है। अगर हम उस सूरत हाल में देखें तो अभी भी मास्क लगाने की जरूरत है। जहाँ पे ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ हो, क्राउडेड प्लेसेस हो, हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं इयादत के लिए, तो वहां पे भी मास्क लगाने की जरूरत है। जो शख्स खुद बीमार हैं तो उनको भी मास्क लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ कोविड का मसला नहीं है। विंटर्स में यूजुअली अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू कहते हैं, या H1N1, खासतौर पर हम अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा ए की बात करें, तो उसके केसेस इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं। तो उस लिहाज से भी उससे बचाव के लिए भी जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, और जहां पॉसिबल हो तो ऐसी जगहों से दूर रहे जहां पे लोगों की भीड़ भाड़ हो, खासतौर पे हॉस्पिटल्स में। बाकी ऐसी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक अपना निजाम होता है कि कहीं पे दुनिया में अगर कहीं तो केसेस बढ़ जाते हैं तो वो भी मुतहरिक हो जाते हैं कि वो अपनी प्रिपेयर्डनेस देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम अपने हॉस्पिटल्स में नजर डालें, जो कोविड के कुछ वेव्स हुए हैं, तो उसके बाद अगर हम देखें तो
हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेशन जो था, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोविड मैनेजमेंट में है, तो उनकी जो कैपेसिटी है कई गुना बढ़ा दी गई है। तो हमारे इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बैंक्स बनाए गए, कंसंट्रेटर्स हैं और स्पेसिफिक बेड वहाँ उसके लिए रखे गए हैं। सो वो तैयारी पूरी तरफ से है गवर्नमेंट की तरफ से। बट एज ऑफ नाउ लोगों में पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक मुहतात अंदाज होना चाहिए, अलर्ट रहने की जरूरत है। गर्ज एहतियात बरतने की जरूरत है। हम इस एक नए वेरिएंट के हवाले से अगर आपसे मालूमात लेना चाहें, ये जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 किस तरह का वेरिएंट है, 4 केसेस पाए गए हैं इंडिया में, इस ताल्लुक से हमें जरा मालूमात दें। देखिए, वायरस में एक खसूसियत ये होती है कि वायरस कभी भी स्टेबल नहीं रहता। अगर उसे लग रहा है कि मैं जिस माहौल में मैं इस वक्त हूँ, अगर वो खुद को वो थ्रेटन उनको लग रहा है, तो वो अपना जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो चेंज कर रहे हैं। उस लिहाज से जी ये हो रहा है कि वायरस हर वक्त अपना जो स्ट्रेन है, जीनोमिक पैटर्न है, उसको चेंज करते हैं और नया उस सूरत हाल में बनना चाहते हैं कि और ज्यादा विरुलेंट हो। इस चेंज में बनते बनते वो कभी इतना ज्यादा कमजोर भी बन जाता है, वो खत्म ही हो जाता है। तो एक वेरिएंट जब आप समझिए विरुलेंट आ जाता है, उसके साथ बहुत कई गुना और वेरिएंट हो जाते हैं जो कमजोर बन के खत्म हो जाते हैं। अब जो जी हम इसकी बात सार्स कोवी की बात करें, कोवी 2 की बात करें, तो हमने इसमें देखा कि अल्फा भी देखा, डेल्टा भी देखा, फिर कई इस साल में तो हमने प्रिडोमिनेंटली ओमिक्रॉन देखा। तो इसके कई वेरिएंट्स इस वक्त सर्कुलेट हैं, जो जिसके बारे में आप अभी बात करें, तो ये वेरिएंट यूजुअली चाइना में देखा गया है रिसेंटली, क्योंकि चाइना से पिछले जो कई महीनों से हमें कोई डेटा ज्यादातर पब्लिक डोमेन में मिला नहीं, जिसकी वजह से अभी जी पूरा पता भी नहीं कि वहां पे कौन कौन से वेरिएंट्स इस साल या पिछले साल सर्कुलेट रहे। तो अगर हम्म, हम बात करें चाइना में भी, तो वहां पे भी अब बतदरीज केसों की कमी हो रही है, वहाँ मोर्टेलिटी भी कम हो रही है। और जो वेरिएंट इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें मुल्क में कुछ केसेस पाए गए, 3-4 केसेस पाए गए। बट यहाँ पे एक बात मैं वाजह करना चाहता हूँ कि जब हम हमारे पास पुराने टाइम में पिछले 1-2 सालों में जब अल्फा वेरिएंट आया, फिर डेल्टा वेरिएंट आया, तो उसकी वजह से, खासतौर पर डेल्टा की वजह से, काफी तबाही हुई। हमारा हेल्थ सिस्टम उसके तहत काफी कंप्रोमाइज सिचुएशन में आ गया, ओवरवेलम हो गया। बट तब लोगों में इम्यूनिटी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो उसके बाद जो साथ साथ में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन चली, तो आप को पता ही है कि ऑलमोस्ट सब ने 2 डोजेस लगाई हैं, वो कईयों ने जो तीसरा डोज प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर जिसे कहते भी हैं, तो कई पॉपुलेशन ने वो भी लगा दिया, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी हम में है, खासतौर पे 2 तरह की, जो तो हमें नेचुरली इन्फेक्शन हुआ था। अगर हम देखेंगे जितना टाइम इन्फेक्शन को होने में लग जाता, आपने देखा कि जब पहले अल्फा आ गया तो लोग काफी देर बीमार रहे, हफ्ता 10 दिन 12 दिन रहे बीमार। तो उसके बाद डेल्टा आ गया तो सीवियरिटी उसकी और हो गई। फिर जब ओमिक्रॉन आ गया तो वो ज्यादा तेज स्प्रेड होता था, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होती गई। सो जी जितने जितने वेरिएंट्स बढ़ जाते हैं, तो उनकी सीवियरिटी बतदरीज कम हो जाती है, बट उनकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है और ट्रांसमिशन होता है काफी बढ़ जाता है। उस लिहाज से हमारी कम्युनिटी में लगभग सब लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे। तो उस वजह से जो नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में है वो ऑलरेडी आ चुकी है। उसके साथ जो सब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन हमारे यहाँ रही, वैक्सीन कोविड वैक्सीन की, तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ इम्यूनिटी काफी हद तक ज्यादा है। अगर आप आज भी कहा, अगर हम सर्वे करेंगे, लोगों में इम्यूनिटी देखेंगे, तो आप शायद ही कोई आपको मिलेगा जिसमें एंटीबॉडीज अभी नहीं है। सो इस वक्त जो प्रोटेक्शन हमारी कम्युनिटी में, वो अच्छी खासी प्रोटेक्शन है। बट ये भी है कि कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन हो सकते हैं जिनमें उतनी इम्यूनिटी नहीं है, या उनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, अंडरलाइंग डिजीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, या खुद रेस्पिरेटरी इलनेसेस बाकी हैं, खासतौर पर जो विंटर्स में काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को जी और मोहतात होने की जरूरत है। आप आजकल देख सकते जरूर हैं कि वेदर भी काफी माइनस में चल रहा है नए रात को, तो इनमें से भी हाई रिस्क पॉपुलेशन को और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। सो जो वेरिएंट है, तो अभी तक मुल्क में जो देखे गए हैं 3-4 केसेस देखे गए, तो नजर रखी गई है कि उनमें डिजीज प्रोग्रेशन कैसा रहेगा। और जिस लिहाज से ऐसा चाइना में जो देखा गया पैटर्न, क्या यहाँ पर भी वो देखा गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से देखा गया कि जिन अशखास को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसे सारी कहते हैं, या ILA कहते हैं, तो उन सब अशखास का RT-PCR होना चाहिए। सो उस अच्छा लिहाज से
हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को मुतहरिक किया गया कि जो भी आपके पास एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होके आ गया, जिसको इन्फ्लुएंजा जैसा लग रहा होगा या सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, तो सबका आरटीपीसीआर कर लीजिए। क्योंकि अगर हम आजकल के टाइम इस महीने में नजर डालें तो पिछले कई दिनों या हफ्तों से कोई भी पॉजिटिव हमारे लैब्स में नहीं आ रहा है। जीएमसी श्रीनगर की जो अपनी लैब है, तो वहाँ पे पिछले एक हफ्ते से जो भी टेस्ट हुए सिर्फ एक पॉजिटिव आ गया। सिक्किम्स में भी यही सूरत हाल कि 2-3 हफ्तों से नहीं आ रहा। और बाकी जो लैब्स हैं अनंतनाग में है, बारामूला में है, जम्मू के बेशतर अजला में जहाँ, वहां पर भी कुछ 2-3 हफ्तों से ही शायद एक आध पॉजिटिव आए हैं। तो इस सूरत हाल में यही देखा गया कि जिनमें सिम्टम्स हैं उन सब की टेस्टिंग की जाए। और दूसरी बात जो कही गई है कि उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जाए, क्योंकि उससे पता चलेगा ये कौन सा वेरिएंट है। पहले ये देखा गया, पहले ये किया करते थे कि उनमें से एक छोटा सा सैंपल लेके जो पॉजिटिव होते थे, जिनका सीटी वैल्यू 25 से कम होता था, तो उनका जीनोमिक सैंपलिंग भेजा जाता था सीक्वेंसिंग के लिए। तो फिर पता चलता था कि, बट उसमें भी 2-4 हफ्ते लग जाते थे वो रिपोर्ट आने में। अब ये जो भी हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हैं उनको भी मुतहरिक किया गया कि जो भी सैंपल्स आपके यहाँ आ जाएं तो वो जल्दी से वो भी रिपोर्ट दें, ताकि पता चले जो हमारे यहाँ इस वक्त वेरिएंट्स हैं भी, ये ओमिक्रॉन ही है और उसके सब वेरिएंट्स हैं, क्या उनमें कोई चेंज आ रहा है, या जो बाहर से वेरिएंट्स हैं जैसे चाइना की बात हम करें या बाकी यूरोप अमेरिका में जो वेरिएंट्स हैं, क्या वैसे भी वेरिएंट्स हमारे यहाँ दिख रहे हैं, या जो ऑलरेडी हमारे यहाँ वेरिएंट्स हैं वही सर्कुलेट हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट की ये कोशिश, जैसे मैंने कहा कि जिनमें भी सिम्टम्स हैं उन सबको आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, और वो उनकी फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो, और साथ में ऐसे अशखास जिन जो पॉजिटिव दिखें उनकी भी कंटैक्ट ट्रेसिंग की जाए, उनकी फैमिलीज या जो बाकी उनके साथ कंटैक्ट में रहे उनकी भी टेस्टिंग की जाए। और उनसे भी ये वही मुतमना गुजारिश है कि जिनमें भी सिम्टम्स है या लग रहे हैं वो मास्क लगाना शुरू कर दे। क्योंकि न सिर्फ कोविड का मसला है, बल्कि जो H1N1 के जो मसाइल इस वक्त हैं, जो काफी वो भी काफी सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके बचाव के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए और उसके ट्रांसमिशन के रोकने के लिए भी हमें मास्क लगाने की जरूरत है। जरूरत है। इस एक सवाल के जवाब में आपने बिटवीन वैक्सीनेशन के हवाले से और बूस्टर डोजेस के हवाले से बात की। हम बूस्टर डोजेस के हवाले से ही जानना चाहेंगे आपसे। ये एक वक्त पर लाजिमी करार दिया गया था कि सबसे पहले बुजुर्गों का होगा, उसके बाद ना एज ग्रुप के हिसाब से ये बूस्टर डोजेस लिए जाएंगे। जी जी। हमें ये बताइएगा, अगर इस वक्त हम बूस्टर डोजेस लेना शुरू करें, बुजुर्ग वगैरह, एज ग्रुप क्या है? क्या ये हर एक एज ग्रुप जो है इसमें फॉल होते हैं, हर एक कैटेगरी के इसमें फॉल होते हैं? और साथ में ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या इतना एफिशिएंट है कि अगर कोई भी इस तरह का वेरिएंट सामने आए उससे मुकाबला कर सके? देखिए, उसके लिए ये है कि पहले जो पॉपुलेशन कही गई थी, जनरल पॉपुलेशन, तो उसको भी पहले जो प्राइमरी डोज है तो उसको भी कम कर दिया गया। आजकल जो पहला डोज या दूसरा डोज है वो देने के लिए जो एज है वो 12 साल है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हीं लोगों को उनसे भी पहले जो बच्चे हैं 12 साल तक से ऊपर जो जायद बच्चे हैं उनमें भी देखेंगे क्या उनमें वैक्सीनेशन लगी है। सो वो पहली बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको वैक्सीनेशन तब लगी नहीं है, जिनको तब लगनी थी। सो जो प्राइमरी डोज उनको लगने थे उनको भी वो वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की तरफ से एज बताई गई थी, तो पहले वो 60 के ऊपर लगाने के लिए कहा गया था। फिर कहा गया कि जो 50 से ऊपर हैं हाँ। जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है वो भी ये डोज लगा सकते हैं। सो उसमें भी अगर कुछ लोग चाहें, क्योंकि अगर हम अपने वैक्सीनेशन क्लिनिक्स में देखें तो वहां पे यही है कि जो लोड हमें होता था वैक्सीनेशन का, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि लोड बहुत कम हो गया, और बहुत सारे क्लिनिक्स वैक्सीनेशन के बंद भी करने पड़े इस लिहाज से कि लोग नहीं आ रहे थे, और वैक्सीन का यूज जो है बहुत कम हो रहा था, और उसकी जो वेस्टेज है काफी बढ़ रही है। सो अगर अवाम में ये बात हो रही है कि हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तो जो उनके नजदीकी जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां पे जाके वो देख लें। उसमें उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कहा गया था कि हम 9 महीने के बाद बूस्टर लगाएं, फिर उसको कम करते करते 6 महीने के बाद बूस्टर लगा सकते हैं, कि जब आपने पूरा पिछला जो सेकंड डोज दिया गया तो उसके बाद आप अपना डोज कम करके 6 महीने के बाद ही दे सकते हैं। सो प्रिकॉशनरी जो जो है, तो उसके बाद इसको और कम करके 18 साल से आगे एज ग्रुप में भी कहा गया। सो दो एज ग्रुप्स हैं, तो वो पहला जो 12 साल से ऊपर है तो वो पहले डोज लगा सकते हैं, उसके बाद जो 18 साल से जायद उम्र के हैं वो फिर
बूस्टर डोज लगा सकते हैं अगर उन्होंने अभी लगाया ना हो, और पहले डोज और जो उसका दूसरा डोज है और जो होने वाला डोज है उसके बीच में कम से कम 6 महीने का वक्फा होना चाहिए। वक्तन फवक्तन लेने होंगे, ये हर साल लेने होंगे, या एक वक्त पर हमने ले लिए तो काफी है? नहीं, जैसे हमने देखा कि जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो बच्चों को हम वैक्सीन करते हैं, कुछ वैक्सीन हम एक बार लगाते हैं, जैसे बीसीजी का वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन बिल्कुल। हम 2 या 3 बार लगाते हैं, आप देखते हैं एलपीवी वैक्सीन है, बच्चों को लगाते हैं। पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, या उसके बाद जो बाकी वैक्सीन है। अभी रिसेंटली देखा गया कि जो बच्चों को हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देते थे, वो डोज 2 देते थे 6 और 14 हफ्ते के बीच पर, और अब रिसेंटली 1 जनवरी से इसका तीसरा डोज मीजल्स के साथ देने वाले हैं, तो वो भी तीसरा है। मीजल्स के पहले 2 डोज लगते थे, अब दूसरा 1 डोज लगता था, अब 2 डोज कई सालों से लग रहे हैं। बट ये उसके बाद उनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती थी। बट जैसे कि ये कोविड के बारे में देखा गया कि इसकी इम्यूनिटी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, वैक्सीनेशन के कुछ महीने तक ही रहती है, तो उसके बाद एंटीबॉडीज कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इसका सेकंड डोज पहले दिखाया गया, फिर उसके बाद ये जो हमारा इस वक्त प्रिकॉशनरी डोज जिसे बूस्टर डोज भी कहते हैं, सो इसे दिया जाता है। बट जैसे हम फ्लू के बारे में हर साल नया वैक्सीन देते हैं, क्योंकि फ्लू में ये देखा जाता है कि जो सर्कुलेटिंग वैक्सीन आपके टाइम पे उस पिछले साल में हो या उससे पहले सर्कुलेट हो आपके एरिया में या आपके हेमिस्फीयर में, तो डब्ल्यूएचओ आलमी सेहत इदारे की तरफ से गाइडलाइन आती है हर साल फेब में कि इस साल कौन सा वेरिएंट वाला वैक्सीन देना चाहिए। तो जो फार्मा कंपनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो उसी के तहत वैक्सीन बना लेती हैं। सो आगे जाके मुझे लग रहा है कि कोविड में भी ऐसी सूरत हाल होगी गवर्नमेंट की डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि किस एरिया में कौन सा वेरिएंट है, तो इसी के मुताबिक आगे वैक्सीन बनाए जाएंगे। बट जो इस वक्त अवेलेबल वैक्सीन है, देखा गया कि इनमें भी एंटीबॉडी जो बनना रिस्पॉन्स है अच्छा रहता है। सो जो हाँ कहीं भी आप जिन लोगों को अभी भी वैक्सीन लगना बाकी है बूस्टर डोज, तो वो अपने जो नजदीकी हेल्थ फैसिलिटीज जहाँ पे वैक्सीन लग रहे हैं लगते थे, तो वहां पे जाके वैक्सीन लगा लें, ताकि और उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहे, और आने वाले जो स्ट्रेन्स हैं किसी हद तक उनमें वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, कारआमद बातें और ज़रूरी मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।